गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून। चलिए अगला चैप्टर लिखिएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जेटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सीटेड के लिए एक आध क्वेश्चन दे देता है, जेटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न उठता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होता है, किसे हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको जानिए कि होता क्या है। तो शिक्षण, आप टीचर बनिएगा तो आप क्या कराइएगा, अपना नॉलेज को, आपको जो आता है अपने नॉलेज को बच्चों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपना नॉलेज के द्वारा बच्चों को सिखाइएगा। तो ज्ञान का जो आपको ज्ञान है, उस ज्ञान को स्थानांतरण कर रहे हैं बच्चों के बीच, इसी को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ज्ञान का स्थानांतरण ही, ज्ञान का ट्रांसफर ही, नॉलेज का ट्रांसफर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान का स्थानांतरण ही शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम कहलाता है। ज्ञान का स्थानांतरण ही शिक्षण अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब जो है शिक्षण अधिगम, शिक्षण वाला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण अधिगम को दो प्रकार से, शिक्षण अधिगम को दो प्रकार से समझा जाता है, दो प्रकार से समझा जाता है। पहला बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और दूसरा, बाइपोलर मतलब होता है द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय ना, जिसमें दो गो ध्रुव हो। ठीक है, दूसरा है ट्राइपोलर, ट्राइपोलर 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 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं तीन ध्रुवीय, तीन ध्रुवीय, तीन ध्रुवीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नोट कीजिए जितना जल्दी, इस बार समझाते हैं कि है क्या। हो गया जितेंद्र, सभी लोगों का? हो गया, नोट कर लिए सभी लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जल्दी नोट कीजिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अभी जो जुड़े हुए हैं, अभी जो लेट से क्लास में जुड़े हैं, उसको नोट कीजिए अच्छे से। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? जब आप टीचर बनिएगा, शिक्षक बनिएगा, तब आपको क्या करना है? आप अपना नॉलेज को बच्चों के बीच में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इसी को बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। यह दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला है बाइपोलर टीचिंग प्रोसेस और दूसरा ट्राइपोलर टीचिंग प्रोसेस। बाइपोलर और दूसरा ट्राइपोलर। जेटेट एग्जामिनेशन पूछेगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, हाँ गुड आफ्टरनून सुरंजन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से। पहला होता है बाइपोलर और दूसरा होता है ट्राइपोलर। जल्दी नोट कीजिएगा, इसको लंबा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझाना भी है। हो जाएगा तो बोलिएगा। होगा, पढ़ाएंगे। आरटी 2009 कहीं नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। आरटी 2009 इन सब चैप्टर है, सब पढ़ाएंगे। तो फिर पारा पारी ना कि सिलेबस जिससे जिससे उसी में बताया जाएगा कि अचानक। तो सब लास्ट का टॉपिक है आरटी 2009 एनसीएफ 2005-20 अंतिम है। ठीक है, हम नहीं पढ़ाएंगे। सब बोल दिए गया, बस सिलेबस कंप्लीट हो गया। सब बोले हैं तो बोलिए। सारा चीज आपको पढ़ाएंगे। उस अभी नहीं, अभी उस चीज को समझने के लिए सब चीज जानना होगा, तब आरटी समझ में आएगा। एनसीएफ पहले वही पढ़ा दें, बोलिए। अगर आपको लगता है कि पहले वही चीज पढ़ा दिया जाए तो आपको परेशानी होगा, बाद में चीज समझ में नहीं आएगा। एक सीक्वेंस में पढ़िए, जैसे जैसे सिलेबस है, जैसे जैसे आपको समझ में आएगा उस सीक्वेंस में कंप्लीट कीजिए। समझ गए? चलिए, कोई चीज आपको नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। चलिए, हो गया होगा सारे लोग का नोट। एनसीएफ नहीं पढ़ाएंगे तो एग्जाम में 5 जो क्वेश्चन एनसीएफ से आता है, कैसे बनाइएगा? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ाएंगे। आरटी का सब नियम बताएंगे। ठीक है, चलिए। पहला हेडिंग दीजिएगा बाइपोलर टीचिंग प्रोसेस। बाइपोलर बाइपोलर लर्निंग बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बाइपोलर टीचिंग लर्निंग लर्निंग प्रोसेस। पहला प्रश्न उठता है कि इस विधि को जन्मदाता कौन है, इसको कौन दिया है? पहला क्वेश्चन तो जेटेट में ही पूछेगा, बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के देने वाले कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, लिखिएगा इस व्यक्ति, इस विधि या इस विधि को, इस विधि का जन्मदाता एडम्स है। एडम्स, इस विधि का जन्मदाता एडम्स है। इस विधि का जन्मदाता कौन है? एडम्स है। इस विधि का जन्मदाता एडम्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एडम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, द इवोल्यूशन इवोल्यूशन द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी बुक में दिया है। थ्योरी बुक में दिया है। थ्योरी बुक में दिया है। यह दोनों क्वेश्चन जेटेट में आएगा, आप आराम से इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस विधि का जन्मदाता कौन है? एडम्स है। एडम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी बुक में दिया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने कहा एडम्स ने कि बायपोलर जब होगा तो इसमें दो चीज लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे। पहला कौन? पहला एक ध्रुव पर और यहाँ दूसरा ध्रुव ना, दो ध्रुव मान लीजिए है। एक फर्स्ट ध्रुव यहाँ है, फर्स्ट ध्रुव का मतलब बिंदु
जिसे आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि पृथ्वी पर अर्थ पर दो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सेम कंडीशन साइकोलॉजी में एडम्स ने कहा कि बायपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो ध्रुव होता है। फर्स्ट ध्रुव पर कौन होता है? टीचर होता है। पहले जो ऊपर ध्रुव पर है कौन होगा? टीचर होगा। और नीचे वाले ध्रुव पर, यहाँ जो नीचे वाले ध्रुव पर एडुकेटर होगा। एडुकेटर मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसको स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट होगा। ठीक है, इसी को इन्होंने बायपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा। इसमें क्या होगा कि टीचर जो बोलेगा, जो पढ़ाएगा, जो समझाएगा, वह सीधे सीधे ट्रांसफर किसके बीच में होगा? किसके बीच में ज्ञान का स्थानांतरण होगा? स्टूडेंट के बीच में। इसी को बोला जाता है बायपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप ऐसे एरो देकर अगला पॉइंट में ऐसे बना लीजिएगा। यही है बायपोलर। बायपोलर में कौन कौन होगा? टीचर और एडुकेटर। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। बन जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? हो गया, बोलिए। हो गया, इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? हो गया। अब देखिए ट्राइपोलर। अगला जो है वह है ट्राइपोलर लर्निंग प्रोसेस। अगला जो है वह है ट्राइपोलर लर्निंग प्रोसेस। अगला जो है वह है ट्राइपोलर लर्निंग प्रोसेस। ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहले तो जानिए कि इसको कौन दिया। देखिएगा, इस विधि को इस विधि को जॉन डीवी ने दिया है। इस विधि को डीवी जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी ने दिया है। नोट नोट करके लिखेंगे। जॉन डीवी को परियोजन परियोजनवाद का परियोजनवाद का जनक कहा जाता है। परियोजनवाद का जनक कहा जाता है। कहा जाता है। जॉन डीवी को परियोजनवाद का जनक कहा जाता है। इस सिद्धांत को या इस विधि को आधुनिक 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 शिक्षा का इस विधि को आधुनिक शिक्षा का स्तंभ स्तंभ माना जाता है। इस विधि को आधुनिक शिक्षा का स्तंभ माना जाता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए ट्राइपोलर मतलब, ट्राइपोलर में क्या होगा? तीन गो ध्रुव होगा। एक यहाँ ध्रुव है, एक यहाँ ध्रुव है और एक कहाँ है? यहाँ ध्रुव है। ठीक है, तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। बन गया। फर्स्ट जो ध्रुव है, सबसे ऊपर वाला जो ध्रुव है, यहाँ पर के रहेगा टीचर। पहला टीचर को काम है पढ़ाना, और यही टीचर दोनों दोनों ध्रुव पर क्या करेंगे? अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। यहाँ पर कौन होगा? स्टूडेंट्स। अब आपको मन में चल रहा होगा कि यहाँ कौन होगा? यहाँ होता है क्यूरिकुलम, पाठ्यचर्या। ठीक है, क्यूरिकुलम नहीं होगा, पाठ्यचर्या नहीं होगा, तो टीचर पढ़ाएगा क्या? क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या। टीचर का मतलब शिक्षक, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। नोट कीजिए, यही है ट्राइपोलर लर्निंग प्रोसेस। हो जाएगा तो बताइएगा, हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया? हो गया, बोलिए। नोट हो गया सभी का? सभी लोग का नोट हो गया? गुड। आगे लिखिएगा, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, हिंदी बोलते हैं शिक्षण का चर। शिक्षण का चर, वेरिएबल का हिंदी होता है चर ना, शिक्षण का चर। ठीक है, पहले लिखवाते हैं फिर समझाते हैं। ट्राइपोलर, ट्राइपोलर टीचिंग, ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आधार पर, के आधार पर, ट्राइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आधार पर स्मिथ ने स्मिथ ने स्मिथ ने स्मिथ ने स्मिथ ने वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग को बताया है, को बताया है, को बताया है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग को बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार शिक्षण का चर, शिक्षण का चर निम्न रूप से, निम्न रूप से, निम्न रूप से प्रदर्शित, प्रदर्शित किया जाता है, निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है, निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा यहाँ, इंस्ट्रक्शन। क्या होगा? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, निर्देश। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश। पहले टीचिंग करने में पहले टीचर को क्या करना चाहिए? निर्देश देना चाहिए। ठीक है, निर्देश दीजिएगा तो ही आपका काम होगा, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाइएगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को तीन तरीके से वर्गीकृत किया, इंस्ट्रक्शन को तीन तरीके से वर्गीकृत किया। किसने? स्मिथ ने। इस आप नहीं पढ़े होंगे बीएड के कोर्स में, लेकिन नया चीज है, बढ़िया समझिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से आप एग्जाम पास कीजिएगा, तो बहुत अच्छे समझिएगा। इंस्ट्रक्शन आप दीजिएगा, टीचर बनिएगा तो पहला काम क्या कीजिएगा? इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। ठीक है, तो पहला काम जो आपका है उसको बोला इन्होंने कि वो स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसको कहा इन्होंने, किसने? स्मिथ ने टीचर को। टीचर क्या है? स्वतंत्र है, या किसी पर कोई आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, यह निर्देश देगा और बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा है, दूसरा इन्होंने कहा मध्यस्थ चर, मध्यस्थ, मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर कौन रहेगा? पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या क्यूरिकुलम। पाठ्यचर्या क्या है? टीचर और स्टूडेंट के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने कहा परतंत्र, परतंत्र चर, परतंत्र चर। तीसरा इन्होंने कहा परतंत्र चर, तीसरा इन्होंने कहा परतंत्र चर। परतंत्र चर बोलिए या आश्रित, आश्रित चर एक ही चीज है, एक ही मीनिंग होता है। परतंत्र बोलिए या आश्रित बोलिए। कौन होगा? स्टूडेंट, विद्यार्थी। यही था स्मिथ का वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का चर। जेटेट एग्जामिनेशन पूछेगा कि स्मिथ के अनुसार मध्यस्थ चर किसे माना गया है? आंसर देंगी रंभा कुमारी। जल्दी जवाब दीजिए।
जल्दी जवाब दीजिए, नोट कीजिए और जवाब दीजिए। बताइए, मध्य स्मिथ के अनुसार मध्यस्थ चर किसे माना गया है या किसे माना जाता है? स्मिथ के अनुसार मध्यस्थ चर किसे माना जाता है? जवाब दीजिए जल्दी। ये बता, मध्यस्थ चर पाठचर्या है तो ने बताया है ना। स्मिथ ने मध्यस्थ चर किसको बताया? पाठचर्या को। स्वतंत्र चर किसको बताया? टीचर को। परतंत्र चर किसको बताया? विद्यार्थी को। तो कितना इजी है। अब देखिए, इसी इसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आधार पर टीचिंग का स्तर बताया गया कि आप किस स्तर में स्कूल में पढ़ाइएगा। ध्यान से समझिएगा, आज का क्लास आपको टीचर बना देगा। आज की क्लास अगर आप बढ़िया से नहीं समझिएगा तो टीचर का कोई नियम कानून आपको मालूम नहीं चलेगा, आप टीचर बन के कैसे पढ़ाइएगा। ठीक है, तो देखिए इस सारे बाइपोलर और ट्राइपोलर के आधार पर टीचिंग का लेवल बताया गया। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, हेडिंग दीजिएगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर, हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षण का स्तर। लेवल्स ऑफ टीचिंग हिंदी में बोलते हैं शिक्षण का स्तर। शिक्षण का स्तर, शिक्षण का स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर। ठीक है, अब देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है, लेवल्स ऑफ टीचिंग को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहले इसको समझिए, उसके बाद आपको हम एक एक बात को अच्छे से समझाते हैं। शिक्षण के स्तर को, शिक्षण के स्तर को तीन वर्गों में बांटा जाता है। तीन वर्गों में बांटा जाता है। बहुत लोग परेशान है, कॉल कर रहे हैं कि हमको नहीं जोड़े हैं। एक दिन आइएगा, 4 दिन absent रहिएगा, तो ऐसे सारे लोग को हम क्लास से बाहर कर दिए। फोन करने से कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम परेशान किए हैं कॉल कर करके, हम उठेंगे रिसीव नहीं करेंगे। शिक्षण के स्तर को तीन वर्गों में बांटा जाता है। बार बार हम समझा रहे थे, रेगुलर क्लास कीजिए। इससे हमको बहुत डिस्टर्ब होता है जो रेगुलर नहीं पढ़ता है। लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाइएगा एग्जाम में। समझने का चीज है सब। पहला जो होता है टीचिंग का लेवल, पहले देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्लास में कौन कौन जुड़े हुए हैं। मान लीजिए जितेंद्र स्कूल में टीचर हो गए, तो यह क्या करेंगे, यह हो सकता है कि जो सामाजिक अध्ययन का टीचर बनेगा, जो एसएसटी का टीचर बनेगा, वह क्या करेगा, एसएसटी का जो टीचर बनेगा वह बच्चों को याद कराने पर ज्यादा फोकस करेगा। जो सोशल साइंस का टीचर बनेगा वह बच्चों को याद कराने पर ज्यादा फोकस करेगा। जो टीचर साइंस का स्कूल में टीचर बनेगा वह बच्चों को समझाने पर ज्यादा फोकस करेगा, जो साइंस मैथ का बनेगा। जो टीचर जो टीचर लैंग्वेज का टीचर बनेगा, भाषा का, जैसे हिंदी अंग्रेजी का, वह क्या करेगा, वह बच्चों को शुद्ध शुद्ध बोलने, अपना व्यवहार सुधारने, किसी के पास जाकर अपना बातों को किस प्रकार से रखें, इसको इसका शिक्षण देने का कार्य करेगा। तो यहाँ तीन तरीके से शिक्षण का कार्य होगा। जो आज जो 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 व्यक्ति सोशल साइंस को पढ़ाएगा वह क्या करेगा, मेमोरी पर फोकस करेगा कि कैसे बच्चों की याद हो जाए। जो साइंस और मैथ को पढ़ाएगा उसका ध्यान रहेगा कि इनका थिंकिंग लेवल बढ़े। और जो लैंग्वेज को पढ़ाएगा उसका ध्यान रहेगा कि बच्चे समाज में जाकर अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करें। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण स्तर को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो है इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। पहला जो है उसको बोलते हैं मेमोरी मेमोरी लेवल। हिंदी में बोलेंगे स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल हिंदी में क्या बोलेंगे, स्मृति स्तर। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जब मेमोरी स्तर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको हम रटने के लिए दे दे, सब पढ़ावे और आपको बोलेगा वो रटिए केवल, तो क्या आप मेमोरी स्तर में विचार करिएगा कि क्या चीज लिखवाए हैं, क्या चीज पढ़ाए हैं? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर, याद करे वाला चीज में कुछ हम विचार नहीं करते हैं, जो चीज लिखा है वो बहु याद कर लेते हैं। इसमें आपको विचार करने का कोई भी मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस मतलब विचार इस शिक्षण विचार इस शिक्षण में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जो आपको लिखा गया वही रटना है, उसमें तर्क वितर्क कुछ करना नहीं है। जो लिखा दिया गया उसको क्या कीजिए, रट जाइए, याद कर लीजिए, ठीक है। यह टीचिंग खराब टीचिंग है, इस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी याद कराने पर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको विचार आने दीजिए। जब तक वो थॉट नहीं आपके सामने प्रदर्शित करेंगे तब तक वो सीख नहीं सकते हैं। तो मेमोरी लेवल को एनसीएफ जब आगे पढ़ाएंगे आपको, जैसे अभी विजया कर रही थी सर एनसीएफ कहा नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीएफआरटी। यही कारण है कि एनसीएफआरटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यह सारा चीज को हम मना करेगा कि आपको विचार वाला जो मेमोरी लेवल का जो शिक्षण है उसको आप क्लास में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक ये चीज नहीं जानिएगा कि मेमोरी लेवल क्या होता है, तब तक वहां पर समझ में नहीं आएगा। चलते एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए, एक एक टॉपिक आप मिला लीजिएगा। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो जो आप कहीं से मिलाइएगा, किसी बुक कहीं से, आपको बहुत ज्यादा चीज मिलेगा। उससे कम नहीं, बहुत ज्यादा चीज पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएंगे, जो आपको हर एक एग्जाम में केवीएस एनवीएस सारे चीज में काम करेगा। एक बार साइकोलॉजी पढ़ लेने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। परेशान नहीं होइए। अगर हड़बड़ाइएगा कि सिलेबस जल्दी कराइए कंप्लीट, तो हमको वैसे भी कराने आता है, आपके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। फिर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी पढ़ा के कंप्लीट करा दीजिए, करा देते हैं। अगर उससे मन है तो बोल दीजिए, सर उसी किया जाए, ठीक है। दूसरा लिखिएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, उसी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल, सिलेबस कंप्लीट कराने में क्या है, बहुत जल्दी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेकिन आपको एग्जाम नहीं निकलेगा इसका, फिर हम पर दोष नहीं दीजिएगा सर अब पढ़ाया मेरा एग्जाम नहीं निकला। हम दोष उसके दोषी हम नहीं रहेंगे, दोषी हम रहेंगे तब जब आपको हम पूरा पढ़ाए अच्छे से अपने तरीके से और आपका एग्जाम नहीं निकला, तब हमारा पूरा सारा चीज मेरे ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आपको बताया कि जो मैथ का टीचर बनेगा, साइंस का टीचर बनेगा, जो मैथ का टीचर बनेगा, साइंस का टीचर बनेगा, वो क्या करता है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग समझाने की क्षमता का विकास करता है। समझाने का हिंदी को इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का बोध का स्तर, इसको क्या बोलते हैं, बोध का स्तर। यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जब भी टीचर बनिए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ाइए, बच्चों को बोध का स्तर के अनुसार पढ़ाइए, जिसमें उनके अंदर विचार करने की शक्ति आए। जो भी चीज आप बोले, जो भी चीज आप समझाएं, बच्चे उस पर विचार कर सके। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वही सारा चीज सही हो और उसको रटवा दीजिए, यह पढ़ाई सर्वमान्य नहीं है। इसमें क्या होता है, इस लिखेगा विचार विचार इस शिक्षण में विचार इस शिक्षण में किया जाता है, विचार इस शिक्षण में किया जाता है, विचार इस शिक्षण में किया जाता है। यह विधि बढ़िया विधि है, ठीक है, इसको आप यूज स्कूल में कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ध्यान से सुनिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो बोध का स्तर है, बोध का स्तर प्राइमरी स्कूल में चल सकता है। बच्चों को विचार करने के लिए छूट दीजिए, 1 से 5वां क्लास तक आप पढ़ा रहे हैं मैथ साइंस या सोशल साइंस, तो वह बच्चे उस सब्जेक्ट में अपना विचार करके सीख सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 क्लास में आ जाए, 6, 7, 8, 9, 10 में आ जाए, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही काम नहीं चलेगा, केवल विचार करने से ही नहीं चलेगा। अब उसके सामने ऐसे 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 समस्याएं उत्पन्न होगी जिसमें उसको चिंतन करना पड़ेगा, थिंकिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है चिंतन का स्तर। चिंतन का स्तर जब तक वो चिंतन नहीं करेगा क्वेश्चन को देकर, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पर चिंतन करते हैं, उसके बाद ऑप्शन को टिक करते हैं। यह जो शिक्षण विधि का या शिक्षण का स्तर का प्रयोग करते हैं,
यही है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, उच्च विचार आते हैं, उच्च विचार कर इस शिक्षण में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। उच्च विचार कर इस शिक्षण में सिखाया जाता है। उच्च विचार करना लिख लीजिएगा, चले, उच्च विचार करना इस शिक्षण में सिखाया जाता है। नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं सर ज्वाइन नहीं हो रहा। मैसेज देखिएगा आप लोग ना, परेशान हो जाइएगा। व्हाट्सएप पर भी हमारा लग रहा है कि 50 मैसेज हुआ है, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। बार बार रोज कहते कहते थक गए कि रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर कीजिए, नहीं करेंगे तो परेशान हुई 1-2 दिन, तो अकल ठिकाना आ जाएगा कैसे पढ़ा जाता है। नोटिफिकेशन भी आ रहा है सारा चीज वैकेंसी का। नोट कर लिए, जल्दी बोलिए तो इसको कंप्लीट कराते हैं। हो गया? जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया सभी का? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक तो हमेशा तो डाउट नहीं रख रहे हैं, एक एक चीज को समझाते हुए ले चल रहे हैं आपको। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर भी अगर लगता है कोई डाउट तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा जितेंद्र, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, गुड। चलिए आगे लिखिएगा। आगे समझना है फेजेज ऑफ टीचिंग। आगे समझना है फेजेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग के चरण, टीचिंग का चरण। स्तर समझ गए? अब आपको टीचिंग का चरण समझाते हैं। फेजेज ऑफ टीचिंग, फेजेज ऑफ टीचिंग, फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का चरण, शिक्षण का चरण, शिक्षण का चरण, फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का चरण। शिक्षण का चरण क्या होता है, पहले इसके बारे में आप जानिए, ठीक है। शिक्षण का चरण भी 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा पहले, शिक्षण के चरण को, शिक्षण का चरण भी, शिक्षण का चरण भी 3 तरीके से, 3 तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से किया जाता है, ठीक है। पहला जो है, फर्स्ट जो है, उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, ठीक है। प्री एक्टिव फेज पहला जो है उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज हिंदी होगा पूर्व सक्रिय चरण। प्री का मतलब होता है पूर्व, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और फेज का मतलब होता है चरण। अब इसमें क्या होगा, पहला चीज जिसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जिसे मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं, सारे लोग टीचर बन गए, तो आपको जब बीएड कर रहे थे या डीएलएड कोर्स कर रहे थे और आपको ट्रेनिंग के लिए स्कूल में भेजा गया था, तो ट्रेनिंग के लिए स्कूल में भेजने के समय आपको कॉलेज से मोटा मोटा कॉपी दिया गया होगा सेकेंड ईयर में कि आप इस कॉपी में लेसन प्लान बनाकर स्कूल में पढ़ाने जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि रोज लेसन प्लान बनाते हैं और अपने स्कूल में जहाँ उनको मिला है वहां जाकर शिक्षण पढ़ाते हैं।
लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, लापरवाह रहते हैं। उन लोग को रहता है कि एग्जाम के समय में पैसा देकर के नंबर ले लेंगे, या कैसू एग्जाम के समय किसी का कॉपी से उतार लेंगे, छाप लेंगे और लेसन प्लान का जो मिला है उसको हम पूरा कर लेंगे। यही उनका क्या होता है, गलती होता है। यह क्या होता है, उनका गलती होता है जीवन का सबसे बड़ा भूल, कि आगे चलकर जब आप शिक्षक बनिएगा तो आपको बहुत बड़ा परेशानी का सबब होगा। नया जो रूल एनसीएफ बताता है कि कोई भी टीचर सरकारी स्कूल में जाएगा तो पहले वह पूर्व सक्रिय चरण से गुजरेगा, प्री एक्टिव फेज बनाएगा। प्री एक्टिव फेज बनाने का मतलब कि पढ़ाने के एक दिन पहले उसको क्या पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान का प्लानिंग बनाना होगा, और उस प्लानिंग के आधार पर विद्यालय में जाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए श्रद्धा क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 के टीचर हैं, इनको क्लास 5 का भी केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ाना है उसका प्लानिंग करना होगा। क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़ाना है उसका भी लेसन प्लान बनाना होगा। क्लास 7 का भी जो चैप्टर पढ़ाना है उसका भी लेसन प्लान एक दिन पहले रात में या दिन में जब भी हो प्लानिंग करना होगा, और उस प्लानिंग के आधार पर अगले दिन जाकर अपने क्लासरूम में शिक्षण और बच्चों को शिक्षण देना होगा, मतलब पढ़ाना होगा। तो इसी को बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। पहले आपको टीचर बनने के बाद पहला आपका काम क्या है, टीचर जब भी बनिएगा तो एनसीएफ कहता है कि पहले आपको प्री एक्टिव फेज से गुजरना होगा। पहला क्या करना है आपको, प्लानिंग करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग प्लानिंग करना मतलब योजना करना, योजना करना। पहले आपको क्या करना होगा, योजना करना होगा। एक बात समझ में आ गया सबको, प्री एक्टिव फेज? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, समझ में आया शिक्षण का पहला चरण? जल्दी बोलिए तब आगे बताएंगे। कोई बोलिए नहीं समझ में आया तो फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। आ गया, चलिए। दूसरा दूसरा क्या होता है, इंटर एक्टिव फेज। दूसरा जो होता है इंटर एक्टिव फेज। अब आपके पास रात में आप क्या किए कि आप लेसन प्लान बना लिए। लेसन प्लान बनाने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, अगला दिन स्कूल में जाइएगा। अगला दिन स्कूल में जाइएगा और अगला दिन स्कूल में जाकर उसको क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा। इसको बोलते हैं अंतर सक्रिय योजना। अब स्कूल में जाकर आप उसको क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा। तो पढ़ाने के समय में आप क्या रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। एक्टिव रहिएगा तभी ना पढ़ाइएगा। एक्टिव मतलब सक्रिय रहिएगा तभी ना क्लास में पढ़ाइएगा। अब जाके क्लास में लेसन प्लान हम बना लिए रात में और क्लास में जाकर कुछ बोलबे नहीं करें, जाकर कुर्सी पे बैठ जाए, तो क्या आपको सक्रिय कहा जाएगा? बोलिए कि नहीं सर, सक्रिय का मतलब होता है जो चीज आप योजना तैयार किए हैं उसको हूबहू जाकर क्लास में उसी तरीके से पढ़ा देना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव होना। दूसरा को क्या बोलते हैं, एक्टिव होना। हिंदी में सक्रिय होना। सक्रिय होना। एनसीएफ क्या कहता है कि पहले टीचर को प्री एक्टिव फेज करना चाहिए, पहला योजना बनाना चाहिए, और दूसरा योजना बनाने के बाद अपने विद्यालय में एक्टिव होकर पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगह और सुस्त नियर क्लास में खड़े हो गए और कुछ बोल ही नहीं रहा था। टीचर का यह लक्षण नहीं है। उनको क्या करना होगा, एक्टिव होना होगा, जिससे पूरे क्लास के सारे विद्यार्थी आपके साथ आपके क्लास में पार्टिसिपेट करें, और जो भी आप नॉलेज का ट्रांसफर बच्चों के बीच कीजिएगा सारा चीज उनको समझ में आए। यही यही चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। इसी को बोलते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस, कि जो भी आप ज्ञान दीजिएगा उनके अंदर ज्ञान का स्थानांतरण हूबहू हो। ठीक है, तो दूसरा चीज समझ गए, क्लियर है यहाँ तक? और तीसरा बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। तीसरा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, और बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। तीसरा बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट का मतलब होता है उत्तर। पोस्ट का मतलब उत्तर मतलब बाद में। उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय चरण, जब आप क्लास से पढ़ा कर निकल जाइएगा, क्लास से पढ़ा कर निकल जाइएगा तो खुद से अपने बारे में पूछिएगा कि आज हम क्लास में कैसा पढ़ाए, बढ़िया पढ़ाए कि खराब पढ़ाए, पढ़ाने में कहीं कोई परेशानी हुआ। ठीक है, तो जब आप अपने खुद के बारे में जानने का कोशिश खुद से कीजिएगा, इसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो तीसरा जो स्तर है टीचिंग का उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना,
खुद के बारे में जानना कि कितना अच्छे तरीके से हम बच्चों को ज्ञान दिए हैं, ज्ञान का ट्रांसफर बच्चों में हुआ है कि नहीं। या जब खुद से टीचर एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, इसी को बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। यही तीन गो आपके जीवन का क्या है, मूलभूत दवाई है। यही दवाई को आप अनुसरण कीजिएगा तो बेस्ट टीचर कहलाइएगा, और इसको जब पालन नहीं कीजिएगा तो आजकल सुनते हैं, आजकल आप सभी लोग कहते हैं सरकारी टीचर एकदम क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, या आकर केवल कुर्सी में बैठकर चल जाते हैं। कारण क्या है कि उनको यह चीज मालूम नहीं है कि किस प्रकार से शिक्षण कराना है। पहले योजना बनाइए, फिर क्लास में जाकर सक्रिय रहिए, क्लास से बाहर निकलिए तो खुद का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको और आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत है? हो गया। अब इसी आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसी आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जो आपके सारे बीएड और डीएलएड के कोर्स में भी है, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आपको बीएड के क्लास में नहीं समझ में आया होगा, जो भी टीचर पढ़ाया होगा, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं, आपका सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। और माइक्रो टीचिंग होता क्या है, यह चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा तो हमको बोलिएगा। माइक्रो टीचिंग शुरू कर रहे हैं, इसी में है, इसी चैप्टर में माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हम बता रहे हैं अभी, बढ़िया से लिखिए पहले। अब रोज का क्लास इंपोर्टेंट है, जो क्लास छोड़ेगा उसको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत नया नया चीज पढ़ाना है, माइक्रो टीचिंग पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के बारे में बताएंगे, मल्टी लेवल क्लासरूम बताएंगे, तो ये सारा चीज आपका जेंडर पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर पढ़ाएंगे सब। फिर इरिक्शन का सिद्धांत पढ़ाना है, बहुत चीज बाकी है। और आप रेगुलर क्लास सब कीजिएगा, एक दिन भी। फिर बुद्धि बाकी है, अभी बुद्धि भी नहीं पढ़ाया है, बुद्धि नहीं ना हुआ है। बुद्धि का डायग्राम बताएंगे, किस प्रकार से वह डाटा बनाता है, सारा चीज पढ़ाना है। बहुत चीज बाकी है, बहुविधि का सिद्धांत बाकी है, बहुत चीज बाकी है। आपको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, इससे सब जल्दी होगा। बुद्धि पढ़ाने में कम से कम 15 दिन लगेगा। बुद्धि और परीक्षण पढ़ाना है, बुद्धि का स्थानांतरण, सब अलग अलग टॉपिक है। काट छाट के पढ़ाना है, बोलिए। हो गया? सुरंजन, यहाँ तक समझ में आ गया? बाबू बताइए तो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? सुरंजन, यहाँ तक अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बिना सब लोग कॉपी बंद करके हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अब कॉपी कोई मत खोलेगा, ईमानदारी पूर्वक जो चीज आपसे हम पूछ रहे हैं सारे लोग जवाब देंगे। जिनका नाम धरेंगे वह तो तुम बताइएगा विद इन 1 सेकेंड। ट्राईपोलर ट्राईपोलर टीचिंग लर्निंग ट्राईपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? प्रियंका, बताइए जल्दी, फटाफट बताइए जवाब। ट्राईपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, जल्दी बताइए। जॉन डेवी, एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आश्रित, आपका नहीं है अगला क्वेश्चन। आश्रित चर स्मिथ ने दिया है, आश्रित चर में क्या होता है? सुरंजन, आश्रित चर में क्या होता है, कौन होता है? स्मिथ ने बताया है कि आश्रित चर भी है, कौन होता है, जल्दी बताइए। एक्सीलेंट सर, मेरा ने वीडियो नहीं चल रहा है। क्या बात, वीडियो नहीं चल रहा है? क्या है जी, मोबाइल फूट गया क्या? वीडियो नहीं चल रहा है?
आप में नहीं चल रहा और में चल रहा है कि नहीं, पहले पूछने दीजिए। और लोग का वीडियो नहीं दिख रहा क्या? हम नहीं दिख रहे हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। रंभा, रंभा बताइए, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर है सर? बताइए, आपका कुछ प्रॉब्लम है? कहूँ गांव पर है क्या? गांव से जुड़े हुए हैं सुरंजन? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ हाँ ठीक ठाक, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। आप बताइए, बताइए विजया, बताइए आप। बाइपोलर, बाइपोलर सिद्धांत किसने दिया और किस पुस्तक में बाइपोलर सिद्धांत का जिक्र किया? जल्दी बताइए। बाइपोलर सिद्धांत किसने दिया और किस पुस्तक में बाइपोलर सिद्धांत के बारे में बताया? जल्दी बताइए। बाइपोलर, जल्दी, इतना देर आप मत कीजिए, जल्दी बताइए। एडम्स, द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, गुड, वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट बताइएगा। अब नेक्स्ट बताएंगे श्रद्धा। श्रद्धा बताइए आप, श्रद्धा बताइए आप। प्रयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। प्रयोजनवाद का जनक, प्रयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? 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 श्रद्धा आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम अगले पास चलते हैं। फिर जितेंद्र कुमार रवि, बताइए। जितेंद्र कुमार रवि, जवाब दीजिए। जितेंद्र कुमार रवि, नहीं पता है? बताइए। और कौन, किन्हीं को प्रयोजनवाद का जनक कौन है तुरंत पता है ना? प्रयोजनवाद का जनक कौन है तुरंत पढ़ाए थे बाइपोलर में, ट्राइपोलर में, जॉन डीवी। नहीं बताए थे? नोट में लिखवाए थे प्रयोजनवाद का जनक भी जॉन डीवी को ही कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको कल पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कल बहुत ही डेप्थ में लंबा चैप्टर है, मतलब लंबा चैप्टर नहीं, मतलब लंबा टॉपिक है। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, और बेहतरीन पढ़ेंगे कल। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है? और कल हम लोग इस माइक्रो टीचिंग को अच्छे से समझेंगे। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इसके कितने पक्ष हैं, कितने कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन कौन लोग इसमें क्या क्या बातें बताए हैं, कौन मनोवैज्ञानिक इसको सही मानता है, कौन खराब मानता है, एनसीएफ क्या मानता है, आरटीआई इसके बारे में क्या कहा, सारी चीज हम लोग कल क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का जो क्लास पढ़ाए हैं इसको 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से जेटेट के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सीटेट में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली फॉर जेटेट का यह चैप्टर है। माइक्रो टीचिंग भी सीटेट में नहीं आएगा, ओनली फॉर जेटेट में आएगा। हम जो बोलते हैं उस चैप्टर के ऊपर लिख लिया कीजिए कि इस चैप्टर का क्वेश्चन इस एग्जाम में आना है। तो ऐसे में क्या होगा कि सारा चीज सीटेट जब एग्जाम देने जाइएगा तो इसको कहना पड़िएगा, रिवाइज मत कीजिएगा। लेकिन जेटेट में एकदम इससे चैप्टर से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जेटेट के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।